हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 सिविक्स में अर्थात राजनीतिक विज्ञान में चैप्टर नंबर दूसरा है लोकतंत्र क्या और क्यों। तो आइए इस चैप्टर को अच्छे से समझते हैं और ये पहला भाग वीडियो है, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो को। आइए देखते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा होता है, यानी इसके पहले जो अध्याय हमने पढ़ा है लोकतंत्र का क्रमिक विकास, हमने ये देखा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं जो होती हैं, चाहे वो लेक वालेसा की सरकार की बात की जाए, चाहे वो आयदे की सरकार की बात की जाए, दोनों सरकारें कैसी थी? वो जनता के अनुकूल थी, जनता द्वारा चुनी गई सरकारें थीं, ठीक है। तो आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, हमने ये भी जाना है कि आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, लोगों ने कितना संघर्ष करना पड़ा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू करने में। क्योंकि पहले सरकारें क्या थी? पहले लोगों को शोषण वाली सरकारें थीं, जैसे सैनिक तख्ता हो गया, तानाशाह हो गया। तो लोकतंत्र के विकास में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। हमने ये भी जाना है प्राचीन भारत में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ। प्राचीन समय में भारत में ब्रिटिश शासन काल था, तो उसके बाद जब स्वतंत्रता मिली तब लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, विस्तार कैसे हुआ, तो वही बात है, काफ़ी संघर्ष के बाद हुआ। अब जब स्वरूप कैसा था भारत में, तो स्वरूप काफ़ी लघु था, धीरे धीरे उसका विस्तार हुआ लोकतंत्र शासन व्यवस्था का, ठीक है। जब आधुनिक समय आया एवं आधुनिक विश्व में, इस पूरे आधुनिक विश्व में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, तो ये सारे हमने जाना है कि लोगों ने काफ़ी संघर्ष किए तब जाकर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का बहाल हुआ, विस्तार हुआ, बिना संघर्ष के नहीं हुआ था। तो अब हम क्या जानेंगे, देखिए इस अध्याय में हमें पढ़ना है क्या। अब हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की परिभाषा हम देखेंगे, लोकतंत्र की विशेषताएं देखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं की क्या विशेषताएं होती है, जनता को क्या क्या लाभें प्राप्त होती हैं। इस अध्याय में हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतंत्र की सही परिभाषा क्या हो सकती है, सटीक और सही परिभाषा क्या हो सकती है। इसकी शुरुआत हम बहुत से सरल परिभाषा से करेंगे। हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। एक जनता वाली सरकार, जनता द्वारा जो चुनी जाती है प्रतिनिधि, उसकी सरकार लोकतांत्रिक सरकार, और एक गैर लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है हम ये भी जानेंगे, ठीक है। लोकतंत्र के व्यवहारिक पक्ष में महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे, यानी लोकतंत्र जब लागू होता है तो उसके व्यवहारिक पक्ष में कौन सी कमी होती है, लोगों को कौन कौन सी लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। धरातलीय स्तर पर व्यवहारिक पक्ष में वो हम देखेंगे। इसके अतिरिक्त किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की न्यूनतम विशेषताएं क्या होती हैं, जब वो लागू होती हैं लोकतांत्रिक सरकारें, तो जनता को कौन कौन सी मूलभूत विशेषताएं वो प्राप्त होती हैं, कौन सी सुविधाएं प्राप्त होती हैं कम से कम। यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि अंत में लोकतंत्र के पक्ष में एवं विपक्ष में, देखिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं जो हैं सभी को पसंद नहीं आती हैं, जो उनको पसंद करते हैं वो पक्ष में तर्क देते हैं, कुछ लोग इसके विपक्ष यानी विरोधी होते हैं। तो दोनों तर्कों को हम देखेंगे और इसका व्यापक अर्थ भी करेंगे। तो ये तो हो गई इसके बारे में। अब हम देखिए हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है लोकतंत्र की परिभाषा, डिफिनेशन, लोकतंत्र क्या है। शासन व्यवस्था का स्वरूप कई तरीके के हो सकते हैं, सैनिक तख्तापलट राजतंत्र हो गया, पारिवारिक परंपरा वाली सरकारें हो गई, ठीक है, राजा महाराजा की। तो उसमें भी एक शामिल है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, यानी लोकतंत्र वाली शासन व्यवस्था। तो क्या परिभाषा है? एक वैसी शासन व्यवस्था जो लोगों द्वारा चुनी जाती है और लोगों के हित में शासन करती है, क्योंकि वही तो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं अपने पे शासन करवाने के लिए। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं कहते हैं। अब देखिए क्या है, ये तो परिभाषा हो गई। अब इसके बाद आगे कुछ सरकारें वैसी भी होती हैं जो लोगों द्वारा निर्वाचित ना होकर अन्य माध्यमों जैसे तख्ता पलट हो गया, पारिवारिक परंपरा हो गया। तख्ता पलट आप पहले जानते हैं, हमने पढ़ा है सैनिक तख्तापलट क्या होता है। उसी देश के सैनिक द्वारा सरकार को गिरा देना ही सैनिक तख्तापलट होता है। पारिवारिक परंपरा वाली सरकार यानी वंशवाद वाली सरकारें स्थापित होती हैं, तो ऐसी सरकारों के अधिकारी अपने हित में शासन करते हैं। जाहिर सी बात है, जब पारिवारिक परंपरा वाली सरकारें होंगी तो अपने हित के व्यक्तियों के लिए वो लाभ चाहेंगे, ठीक है। तो ये जनता के उसमें भलाई नहीं होगा, शोषण होगा उसमें। ऐसी शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं, लोकतांत्रिक नहीं कहते हैं कि प्रतिकूल होती, जनता इसका भला नहीं होता इसमें। विश्व में कुछ ऐसी भी सरकारें हैं जिन्हें जानने के बाद हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में अंतर कर पाएंगे।
यानी विश्व में कुछ सरकारें ऐसी हम आगे पढ़ेंगे जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर होता है, उनको जब हम गुणों को देखेंगे तो चलिए देखते हैं कौन सी सरकारें हैं। इसके बाद हमें देखना है विभिन्न देशों के सरकार यानी शासन व्यवस्था का उदाहरण दिया गया है, और जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि वहाँ की सरकार जो है लोकतांत्रिक है कि गैर लोकतांत्रिक है। तो उनमें सबसे पहले देखिए पाकिस्तान की शासन व्यवस्था हमें अध्ययन करना है, और उसके बाद हम देखेंगे किसके बारे में, उसके बाद नेपाल, और तीसरे नंबर पर देखेंगे चाइना। इन तीनों देशों की सरकार को हम देखेंगे और उसके बाद ये निर्णय लेंगे कि यहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है कि गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। आइए सबसे पहले देखिए पाकिस्तान का उदाहरण। हम पाकिस्तान को ले सकते हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की। यानी सैनिक तख्तापलट के यानी उसी देश के सैनिक द्वारा वर्तमान सरकार को गिराकर अपना शासन व्यवस्था कायम किया। ठीक है, किसने? तो परवेज़ मुशर्रफ ने। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को हटाकर खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। किसके द्वारा? सैनिक तख्तापलट के द्वारा, उसी देश के सैनिक द्वारा। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति क्या किया? घोषित कर लोकतंत्र का गला घोट दिया। यानी पहले से जो लोकतंत्र था उसको हटा दिया और सैनिक तख्तापलट द्वारा खुद राष्ट्रपति बन बैठा और सारी शक्तियाँ उसके पास हो गई। और 2002 में जनमत संग्रह के द्वारा अपना कार्यकाल 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। यानी कुछ लोगों के समूह के जनमत द्वारा, ठीक है, उनके ही लोगों के समूह के जनमत द्वारा अपने कार्यकाल को 5 वर्षों तक बढ़ा दिया। कौन? जनरल परवेज़ मुशर्रफ, जिसमें व्यापक पैमाने पर धोखाधड़ी गड़बड़ियाँ की गई। 2002 में उन्होंने संविधान को ही बदल डाला। तो बदलते हुए संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की काफ़ी शक्तियाँ हो गई। ठीक है, तो ये पूरा देखने के बाद ये प्रतीत होता है कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं थी। कैसी शासन व्यवस्था थी? तो सैनिक तख्तापलट वाली, खुद की सरकार वाली एक शासन व्यवस्था थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि हम परवेज़ मुशर्रफ के शासन वाले पाकिस्तान को लोकतंत्र नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में लोगों ने अपना चुनाव नहीं दिया। शासन के लिए अंतरिम फैसला लेने की शक्ति सेना के अधिकारियों पर ही, जो जनता द्वारा नहीं चुने गए थे। जो सेना के अधिकारी भी थे वो स्वयं आ गए थे सैनिक तख्तापलट द्वारा, और किसके द्वारा चुने गए थे? परवेज़ मुशर्रफ के द्वारा, उसके अनुसार। तो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। विश्व के प्राय सभी राजशाही एवं तानाशाही शासक व्यवस्थाओं में ऐसा ही होता है। तो राजशाही और तानाशाही हम देखेंगे, जिसमें कि एग्जाम्पल में शामिल है नेपाल। नेपाल में वर्तमान शासन व्यवस्था पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था थी, जहां शासक का चुनाव नहीं होता था बल्कि राज परिवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। यानी वहाँ पे कैसी शासन व्यवस्था थी नेपाल में? राजशाही शासन व्यवस्था। ये पहले की बात की गई है। ठीक है, जिसमें राजा का लड़का है वहाँ का शासन करता था। वहाँ भी शासन संचालन में आम लोगों की कोई भागीदारी नहीं थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि नेपाल में गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। इसके बाद देखिए कम्युनिस्ट शासक व्यवस्था अपनाने वाला देश चाइना में। चीन में भी शासन में आम लोगों का कोई भागीदारी समान रूप से नहीं होती थी। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के नियमित रूप से चुनाव होते थे। संसद ही राष्ट्रपति को नियुक्त करता था। यानी संसद ही राष्ट्रपति नियुक्त करता था, लेकिन संसद के कुछ सदस्यों का चुनाव सेना करती थी। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीन कम्युनिटी पार्टी से मंजूरी लेनी होती है। सरकार सदा कम्युनिटी पार्टी की ही बनती है। तो इसलिए देश के लिए महत्वपूर्ण फैसलों में जनता की भागीदारी ना होकर कम्युनिटी पार्टी की भागीदारी होती थी। तो इससे स्पष्ट क्या होता है कि चाइना में भी गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो हमने अभी क्या देखा? पाकिस्तान में देखा, वहाँ पे क्या है? गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है परवेज़ मुशर्रफ की। इसके बाद हमने नेपाल में देखा राजा महाराजा की शासन व्यवस्था, और चाइना में अभी हमने देखा कम्युनिटी पार्टी की शासन व्यवस्था। कहीं भी जनता की शासन व्यवस्था नहीं है कि सरकारों ने तौर तरीकों को देखा। अब हम देखेंगे, देखिए कौन सा? भारत और ब्रिटेन की सरकार के तौर तरीके देखेंगे। भारत एवं ब्रिटेन की सरकार का निर्माण चुनाव के माध्यम से होता है।
उसके लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होते हैं जिनमें 18 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक अपना वोट मत देते हैं। इस तरह चुनाव में जिसे सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होता है वो चुनाव जीत जाते हैं। वे देश के लोगों द्वारा प्रतिनिधि कहलाते हैं और वही लोग सरकार का निर्माण करते हैं और शासन में संचालन में भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, तो अभी हम समझ सकते हैं कि लोगों की भागीदारी वाली सरकार क्या है, लोकतांत्रिक कहलाती है। तो किस में है, भारत और ब्रिटेन में है। ठीक है, जनता चुनाव करती है और वही प्रतिनिधि चुन के भेजती है जो क्या करती है, राज करती है, जो अपने पे राज करवाती है, शासन करवाती है। तो हमने अभी देखा, ठीक है, तो वो लोकतांत्रिक हो गई। और तीनों देशों में कौन सा है, गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं जिसमें जनता भागीदारी नहीं होती है। इसके बाद देखेंगे लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा। हमने इसके पहले लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकारों के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त की। आइए हम लोकतंत्र की एक सामान्य परिभाषा जानें। लोकतंत्र में लोग अपनी सरकार का चुनाव करते हैं। इस चुनाव में देश के वयस्क लोग अर्थात जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है वोट डालते हैं और योग्य व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनकर शासन का संचालन करते हैं। अतएव हम सरल भाषा में लोकतंत्र की परिभाषा दे सकते हैं। इस संदर्भ में लोकतंत्र शासन एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासक का चुनाव किसके द्वारा होता है, प्रतिनिधि का चुनाव जनता द्वारा होता है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग का ही केंद्र बिंदु होते हैं। इस बात को हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कहते हैं। देखिए उनकी क्या परिभाषा दिए हैं उन्होंने। लोकतंत्र ऐसा शासन है जिनमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, तो सीधे सीधे आपको यही समझना है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग ही अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जनता की सरकार वो कहलाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, यह परिभाषा बहुत ही सरल ढंग से लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर कर देती है। ठीक है, तो परिभाषा पढ़ेंगे, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि लोकतंत्र जो है सरकार है लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, तो लोग ही अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। हमने यहाँ देखा कि जहाँ पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सरकार या म्यांमार में सैनिक शासन का चुनाव लोगों द्वारा नहीं किया, इस तरह शासन व्यवस्था वाले देश जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था वे दो शासक बन गए। किताब पलट वाली बात हो गई। ठीक है, वही जो देश के जो सेना थे वही उसका क्या बन गए, शासक बन गए जनता के फैसलों में लोगों की भागीदारी नहीं रही। ठीक है, किसमें हुआ, पाकिस्तान में हमने देखा। यही बात नेपाल में राजशाही शासन व्यवस्था पर लागू होती है। इसके पहले हमने देखा कि नेपाल में वर्तमान शासन व्यवस्था पूर्व राजशाही शासन व्यवस्था थी। ठीक है, वहीं शासन का चुनाव नहीं होता था बल्कि राज परिवार के जन्म लेने वाला व्यक्ति शासक बन जाता था। ठीक है, यानी राजा महाराजा की शासन व्यवस्था नेपाल में। अब हम समझ सकते हैं कि इन देशों की शासन को लोकतांत्रिक नहीं कहेंगे। लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि को ही शासन वो करवाते हैं, शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि लोग अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन में स्वयं भाग लेते हैं और शासक के फैसलों में लोगों की भागीदारी रहती है। इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इसके अलावा स्विट्जरलैंड ऐसा देश है जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जहाँ लोगों द्वारा स्वयं शासन में भाग लेते हैं और कानून निर्माण में स्वयं करते हैं। यही कारण है कि यहाँ लोकतंत्र को प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। तो क्या समझ में आया आपको? तो यहाँ पे जो लोगों द्वारा सरकारें चुनी जाती हैं, जो प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और शासन में स्वयं भाग लेते हैं और अपने पे शासन करवाते हैं, तो वो प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं इसमें। ठीक है, और ऐसा एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड में भी देश में हमें भी देखने को मिलेगा जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यहाँ लोग स्वयं शासन में भाग लेते हैं, चुनाव करवाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, लोकतंत्र की विशेषताएं। अब तक हमने लोकतंत्र के एक सामान्य